अकीदत का चेहरा ज़लज़ले की ज़िद में आ गया था। इसे उम्मीद नहीं थी वो इस तरह अर्श के सामने पकड़ी जाएगी। अर्श के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। इसकी गिरफ्त अकीदत के हाथ पर इतनी सख्ती थी कि इसे लगा इसकी कलाई की हड्डी टूट जाएगी। अर्श ने इसे लाकर सेट पर फेंका था, पटका था, सीट पर फेंका था और दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। इसके माथे की उभरी रखें इसके ज़ब्त का पता दे रही थी। अकीदत डर के सेट से चिपक गई थी। वह रश ड्राइविंग करते घर पहुंचा था। पीछे के दरवाजे से कमरे में लॉक कर छोड़ा था। अभी वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि अर्श ने अपना हाथ का जितना तेज हो सकता था थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। फफा बेगम इस जरहाना तेवलिया अकीदत को खींच कर लाते देखकर इनके पीछे कमरे में आई थी। अर्श की हरकत पर दम खुद रह गई। कम से कम इन्हें अर्श से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अकीदत को अपने गाल का साथ साथ अपना जिस्म सुन होता महसूस हुआ। हिजाब इसके चेहरे से रास्ते में उतर चुका था। अर्श की हालत इस वक्त जख्मी शेर की मानी थी। वही जानता था कैसे वो अपने सीने में चलती आग को बर्दाश्त कर रहा है। इसने अपनी सख्त उंगलियों से अकीदत का जबड़ा दबोचा। क्या करने गई थी तुम वहां, बोलो। इसकी दाढ़ पर अकीदत को अपनी जान निकलती महसूस हुई। बुरी तरह कांप रही थी। अर्श, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, होश में हो तुम? फरवा बेगम ने इसे बाजू से खींचकर गुस्से से पीछे किया। बड़ी अम्मी से कहीं यहाँ से दफा हो जाए वरना मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। वो गुस्से से दौड़ा। मैं इसे 1 मिनट अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहते इसके पास जाकर इसका बाजू तो पोछा खींचकर बाहर ले जाने लगा। पीछे फरवा बेगम आवाजें देती रह गई मगर लगता था जैसे आज वो होश में ही नहीं है। शाम के वक्त सब शाम की चाय पी रहे थे मगर वो अपनी बीवी को खींचते हुए बाहर लाल लाउंज में सबके बीच लाकर छोड़ा। एक अगर शफा ना होती तो वो मुंह के बल गिरती। इसने बेयकीनी से अपने शोहर को देखा। हैरत ज़दा तो खानजादा हो, उसका हर फर्द था। किसी को भी इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब ये लड़की अगर मेरे कमरे के आस पास भी है तो मैं इसे तलाक। इससे पहले कि इसका जुमला मुकम्मल होता आदम के हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे रोक दिया। वो गुस्सा बंसी से अपनी भाई को देखने लगा। खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो जिंदा काट दूंगा। आदम के लहजे में शेर जैसी फनकार थी। सबने घबरा कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो इसने सुर्ख अंगारा आंखों से इस लड़की को देखा जो थर थर कांप रही थी। वो जानती थी इसकी गलती है लेकिन वो एक बार पूछता तो सही। आयत और जजा ने दोबारा इसे फौरन से सहारा दिया। सजदा बेगम शोर की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई थी। अर्श को गुस्से में देखकर हकीकत के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर वो गमो गुस्से से अर्श की तरफ पहुंची। अर्श, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों मारा तुमने उसे? वो चीखी थी। अर्श ने खूनख्वार निगाहों से इस लड़की को देखा जो सबके सामने मासूम बनी खड़ी थी, जो बिना किसी को जवाब दिए वहां से निकल गया। सजदा बेगम ने की आंख अकीदत को सीने से लगाया। अम्मी, मेरी गलती है। वो मुझसे नाराज हो गई। अकीदत हिचकियों से रोने लगी थी। तुम्हारी गलती कोई भी हो, इससे कोई हक नहीं इस तरह का सलूक करे तुम्हारे साथ। तुम्हें डांट सकता था, समझा सकता था लेकिन इस तरह बेरहमाना सलूक करने की इजाजत मैं इसे नहीं दूंगी। सजदा बेगम को रह रह कर अर्श पर गुस्सा आ रहा था। आदम वहां से जा चुका था। जजा ने जैसे ही सलार को अर्श के गुस्से का बताया वो उसे ढूंढता हुआ साहिल समंदर पे आया था। ये सब इसकी पसंदीदा जगह थी। वो जब जब उदास होता था यहीं आकर बैठता था ना। अभी भी वो एक कोने में बने बेंच पर बैठे समंदर की लहरों में नजरें जमाए बैठा था। सलार आकर इसके पास बैठा। अर्श ने एक नजर इसे देखा फिर सामने देखने लगा। क्या बहुत तकलीफ हो रही है? सलार ने संजीदगी से पूछा। हाँ, इसने यक लफ्जी जवाब दिया। तो इस पर हाथ उठाया ही क्यों जब इतनी तकलीफ हो रही है? सलार ने अफसोस से कहा। मुझे इस पर हाथ उठाने का दुख नहीं, तकलीफ इस बात की कि उसने मुझे धोखा दिया। अर्श इसके लहजे में दर्द कोरे ले रहा था। कैसा धोखा? सलार ने न समझी से पूछा। जानते हो, पिछले कुछ दिनों से दोस्त के बहाने अपने उस कजन से मिलती रही जिसे इसका निकाह होने वाला था और आज तो मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अर्श ने अपने हाथों की लकीर पर नजर जमाई का अंदाज सख्त नजर था। एक पल को तो सलार को समझ नहीं आया क्या कहे, क्योंकि इतने टाइम से अकीदत के सामने थी तो वो इस तरह किसी भी गलत हरकत की उम्मीद इससे नहीं कर सकता था। क्या तुमने इनके किरदार पर शक करे? सलार ने संजीदगी से पूछा। नहीं, क्योंकि इनकी पाकिस्तानी गवाह मैं खुद हूँ। मैं मुझे दुख इस बात का है कि ऐसी क्या वजह रही होगी वो चुप चुप कर इसे मिलती रही और एक बार भी इसने मुझे नहीं बताया, ना मेरी इज्जत का इसने ख्याल किया। वो मेरी बीवी है, मेरे नाम से पहचानी जाती है। वो कैसे बाहर किसी गैर मर्द से मिलती रही, वजह चाहे जो भी हो। हर्ष ने अपनी तकलीफ इसके सामने बयान कर दी। हो सकता है वजह बहुत बड़ी हो, इस तरह खुद को इनको तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं। बेहतर यह है कि तुम इस मसले का हल ढूंढो, इससे वजह पूछो। सलार ने संजीदगी से इसे समझाया। अर्श ने कोई जवाब नहीं दिया। सलार का मोबाइल रिंग हो रहा था। आदम का नाम देखकर इसने कॉल रिसीव की। जी भाई, जहां भी हो तुम दोनों शराफत से घर आ जाओ। आदम संजीदगी से हुक्म देता फोन बंद कर दिया। चलो घर चलते हैं, उठो। सलार ने उठकर इसे भी उठाना चाहा। नहीं, तुम जाओ, मैं घर नहीं जाना चाहता। सलार ने संजीदगी से जवाब दिया। भाई की आज ड्यूटी है और तुम जानते हो सब, ऐसे में हमारा घर पर होना बहुत जरूरी है। बेवकूफी मत करो, उठो। सलार ने इसे जबरदस्ती उठाया था, न चाहते हुए भी इसके साथ घर के लिए निकल गया। अर्श कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी घुटनों में सर्दी अपने रोने का शुक्र फरमा रही थी। शायद अर्श ने एक सर निकाल इस पर डाली, वॉशरूम में बंद हो गया। दरवाजे की आवाज पर झटके से उठी थी। रोने की वजह से चेहरा लाल था। बेसब्री से अर्श के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो किधर जल्दी से इसकी तरफ भाग गया। इसके हाथ थाम लिए जिन्हें अर्श ने बेदर्दी से झटका था। अर्श इसने तड़प कर पुकारा था। इसने कब इसका इतना अजनबी और सद रवैया देखा था। अर्श बिना कोई जवाब दिए बेड से अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर आंखों पर बाजू रखकर लेट गया। अर्श, जैसा आप सोच रहे
मुझे वैसा कुछ नहीं है, कसम ले लें, लेकिन मेरे किरदार पर शक मत करें। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन कसम से मेरी नीयत गलत नहीं थी। वो उसके पैरों के पास बैठकर रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी, लेकिन अर्श खुद पर सख्त कर के कड़े पहरे बैठाए लेटा था। आप जानते हैं, इस घर में अब्बू के अलावा एक समरा ही है जो हमेशा मेरे साथ मुखलिस रही। इसने मेरा हमेशा ख्याल रखा मेरा, और शायद वो ना होती तो मैं आज आपके निकाह में ना होती। कुछ दिन पहले मुझे समरा की कॉल आई थी। अहमद इसकी शादी अपने किसी दोस्त के साथ करवाना चाह रहा था। वो नशे इंसान है, इसकी तरह हर गलत काम करता है। तो समरा ये शादी नहीं करना चाहती थी। जहाँ वो पढ़ाती है वहाँ के एक मेल टीचर वकास इसमें इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अहमद और तैयमी से इसका रिश्ता भी मांगा, लेकिन अहमद ये कहकर मना कर दिया कि वह समरा का रिश्ता तय कर चुका है। अहमद ने समरा को बहुत मारा भी इस बात पर। वकास एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा, शरीफ। समरा खुद भी वकास में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती इससे तैयबू का नाम खराब हो। इसने मुझसे कहा कि मैं अहमद से बात करूँ, इसलिए मैंने इससे बात की, मगर वो नहीं माना। इसने शर्त रखी अगर मैं खुद इससे शादी करूंगी तभी वो समरा और वकास की शादी होने देगा। फिर मैंने सोचा कुछ दिन तक झूठ मूठ कर नाटक करती हूँ, एक बार समरा की शादी होगी तो मैं ये नाटक बंद कर दूंगी। मेरा यकीन करें, मैंने समरा की वजह से ये किया, वरना मेरा दिल जानता है मैं सब नहीं करना चाहती थी। 2 दिन बाद इसका निकाह है। अर्श प्लीज यूं मुंह मत मोड़े, मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गलती है, मुझे सदा दें, लेकिन ऐसा मत करें मेरे साथ। इसको मुसलसल खामोश देखकर अकीदत ने रोते हुए इसके पैरों पर हाथ रखा था। यही अर्श का जब जवाब देकर वो झटके से उठा था और अकीदत का बाजू जकड़ लिया। अकीदत, तुम अगर नहीं चाहती कि मैं कुछ बुरा कर जाऊं तो शराफत से उठकर बेड पर जाकर सो जाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। मगर मेरी जाओ। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि अकीदत को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। वो उसके गुस्से के डर से उठी और मुर्दा कदमों से चलकर बेड पर जाकर लेट गई। इसको लेटते देखकर अर्श उठा और मोबाइल उठाकर बालकोनी में चला गया। अच्छा से बक सिखाने वाला था अहमद को इस बार। शफा मन्नत को सीने से लगाए गहरी नींद में थी। सिर्फ शफा का ही चेहरा नजर आ रहा था, जबकि मन्नत कंफर्टर के अंदर सोई हुई थी। जरिश ने नफरत से मंजर देखा और तबे पवन की तरफ पड़ी। आंखों में इन दोनों के लिए बेइंतहा नफरत झलक रही थी। इसको लग रहा था आदम और शफा को इतने करीब लाने में इसकी बेटी का ही हाथ है, इसलिए आज वो शफा के साथ साथ मन्नत को भी खत्म कर देने का इरादा रखती थी, ताकि आदम सिर्फ इसका होकर रह जाए। जरिश ने पास रखा आदम का तकिया उठाया और मन्नत के मुंह पर रखकर दबा दिया। आज वो सबसे पहले मन्नत नामी इस कांटे को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद ही आदम और इसके बीच इख्तिलाफात पैदा हुए थे। इसने पहले इसकी वजह से मन्नत की सांसें बंद हो जाती। किसी ने इसे खींच कर जितना तेज हो सकता था अपने हाथ का जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा था। अपने सामने आदम को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो इसके सामने ड्यूटी पर चला गया था, फिर यहाँ कैसे अपने चेहरे पर हाथ रख के हैरानगी से देखने लगी। शफा के कमरे में हो रही हलचल की वजह से आंख खुल गई थी। आदम का थप्पड़ मारना देखकर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की कोशिश करने की? तुम माँ हो या डाइन जो अपनी औलाद को मारने चली थी? शफा तो आदम के अल्फाज पर सख्त हो गई। इसने मुड़कर देखा तो तकिया मन्नत के पैरों के पास रखा, मतलब वो इसके पैरों को इसका चेहरा समझकर इसको मारने आई थी। क्या वो अपनी नफरत में इतना गिर गई थी कि अपनी औलाद को मारने आ गई थी? इन दोनों को ही नींद में बार बार अपनी जगह बदलने की आदत थी, और आज मन्नत अपनी इस आदत की वजह से बच गई थी। शफा को अपना जिस्म सुन होता महसूस हुआ। कोई सगी माँ अपनी औलाद से इतनी नफरत कैसे कर सकती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? आदम ने बिना किसी लिहाज के इसके बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। इसका बस नहीं चला, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। वो जानता था जितनी वो जनूनी है सिर्फ शफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए कल ही इसने अपने कमरे में कैमरे लगवाए। तो शफा ने भी कैमरा लॉक करके से उन्हें का कहा था, लेकिन इसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मन्नत को जान से मारने की कोशिश करेगी। वो तो सिर्फ कुछ जरूरी फाइल्स लेने आया था और डुप्लीकेट की से रूम खोल के वो अंदर आया, सीधा स्टडी में चला गया था। लेकिन वो एक पुलिस वाला था, हल्की सी आहट भी आसानी से सुन लेता था किसी की पैरों की आहट पर। वो जब स्टडी से निकला तो जरिश मन्नत का मुंह समझकर इसके पैरों पर तकिया रखकर दबा रही थी। अगर ऐन वक्त पर वहां मौजूद ना होता तो क्या होता, ये सोचकर इसके जिस्म में आग भड़क उठी थी। इसने जरिश के बालों को सख्ती से दबोचे थे। फिर तो जरिश घबराई, मगर इस घबराहट की जगह इसकी हड़दर्मी ने ले ली। मैं हमारे बीच आने वाली हर इंसान को खत्म कर दूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और ये तवाइफ नहीं। तुम्हें मुझसे। आदम ने इसके मुंह पर पैर दर पे थप्पड़ नसीब किया था। वो कैसे इसकी बीवी के बारे में ऐसे जब बोल और सोच सकती थी? खबरदार, एक लफ्ज भी इस जुबान से तुमने और निकाला, मैं कसम खाता हूँ जरिश तुम्हें जिंदा जमीन में काट दूंगा। आज तुमने हर हाथ पार कर दी। तुम अपनी औलाद को खाने चली थी? आदम की दाल पर दर्द के बावजूद मुस्कुराकर बोली। आदम को इस वक्त वो साइको ही लगी। आदम ने इसे जमीन पर पटका और शरियार को कॉल की। तुम्हारी बहन को मैं अपनी बेटी पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट करता हूँ। एविडेंस भी मौजूद है मेरे पास रिकॉर्डिंग की सूरत में। मुझसे पुलिस स्टेशन आकर मिलना। इसने कहकर फोन बंद कर दिया। जरीश को खींचते हुए बाहर ले जाना लगा, जबकि इसने एक नजर भी शफा पर नहीं डाली। इस वक्त वो जरीश को आज इसके अंजाम तक पहुंचाने वाला था। जरीश के तो इसके इरादे जानकर होश उड़ गए थे। इसने आदम का बाजू पकड़ लिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम इस कल की आई लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। जब से वो लड़की पैदा हुई है हमारे बीच दूरियां आ गई थी, इसकी मैं इसे खत्म कर रही थी।
तुम छोड़ो मुझे इस लड़की को, और इसकी वजह से तुम्हारे करीब आने वाली हर औरत को खत्म कर दूंगी। इस वक्त वो डर और गुस्से के मिले जुले कैफे के जेरे से चलाई थी, मगर आदम खानजादा इस वक्त अपने नाक कान सब बंद किए, इसे खींच कर गाड़ी तक लाया और उसे अंदर पटका। गाड़ी खानजादा हाउस से निकालकर रोड पर डाल दी। जरीश की चीखों से फरवा बेगम और सजदा बेगम जाग गई थी, जबकि सलार और जजा भी अपने कमरे से निकल आई थी। आयत और परी अपने अपने घर जा चुकी थी। इसके लफ्जों पर घबराकर सब शफा के कमरे में की तरफ भागे थे। बेड के बीचों बीच शफा मन्नत को सीने से लगाए घबराई हुई रो रही थी। सबसे पहले फरवा बेगम आगे बढ़ी और उसके कांपते वजूद को अपनी ममता भरी आगोश में ले लिया। मन्नत इतनी गहरी नींद में थी कि इसे किसी चीज का होश भी नहीं था। शायद वो कुदरत भी इसे अपनी माँ की शफाकत से अनजान रखना चाहती थी। जजा ने जल्दी से मन्नत को इसके बाजुओं के करवट पर काट पर लटाया। वो नहीं चाहती थी शफा के रोने की आवाज में वो उठ जाए। बेटा तुम ठीक हो? सजदा बेगम ने इससे पूछा तो वो फरवा बेगम के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। इसके रोने पर इन औरतों की आंखें भी नम हो गई। सलार वहां से निकल के, अम्मी इनसे कहो मुझे छोड़ दे, वो इनके अपने पास रखे, किसी की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे नफरत आज मन्नत को मानने आई थी। अम्मी इनसे कहो मुझे और मन्नत को कहीं और छोड़ दें या वो खुद इसके साथ चले जाएं। अगर आज वो टाइम पर नहीं आते तो हम मन्नत को खो देते। वो अचकों के दरमियान बोलती सबको रुला गई। वो शीशे की तरह शफाफ लड़की थी जिसने इस घर के लोगों को अपनी मोहब्बत और सादगी से जीता था। इस घर में रहने वाला हर फर्द इससे मोहब्बत करता था। कैसे ना इस सब की आंखें इस वक्त हर कोई इसकी तकलीफ महसूस कर रहा था। शफा बच्चे बस रोना बंद करो, आदम है ना वो सब ठीक कर देगा। तुम इस घर में हम सब के साथ रहोगी। और मन्नत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो, कोई भी तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी। फरवा बेगम इसके बालों में हाथ फेरती नरमी से इसे समझाने लगी, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। जबकि जजा और सजदा बेगम तक हैरान थी, कैसे कैसे जरीश ऐसा कर सकती है। आदम ने इसे लाकर एक लेडी कांस्टेबल के हवाले किया, जाकर अपने ऑफिस में बैठ गया। इसके चीखने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। आदम गुस्से से उठकर बाहर आया। आप इसको अंदर वाले सेल में बंद कर दें, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, वो गुस्से से चीखा था। जल्दी से उठकर जरीश तक आई और इसे खींचते हुए अंदर बने खुफिया सेल में लाकर इसके मुंह पर टेप लगा दिया। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, शहरियार दौड़ता हुआ अंदर आया। कहाँ है जरीश, क्या किया उसने? शहरियार ने आदम से पूछा। वही जानता था कितनी बार रोड एक्सीडेंट होते हुए बचा था। कसम खुदा की शरियार सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो जिंदा है, वरना जितना इसने मेरा सब्र आजमाया ना, मैं जानता हूँ आज वक्त अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंचता तो आज मैं सर पकड़ कर यहाँ बैठा रो रहा होता। आदम इंतहाई जब से बोला था, इसके बावजूद इसके अल्फाज और लहजे से जरिश के लिए साफ नफरत झलक रही थी। शरियार नदामत से सर झुकाकर बैठ गया। यकीन करो मैंने बहुत नरमी मोहब्बत सब करके देखा है, इसके बावजूद वो सिर्फ अपना सोचती है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार। आदम इसके साथ रखी चेयर पर बैठ गया था। शफा इसे इनकी नफरत से समझ आई थी, लेकिन कोई माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है यार। उस वक्त शदीद अजियत में था। मैं जानता हूँ यार तुमने अपनी हिम्मत से ज्यादा बर्दाश्त किया है इसे, काश मैंने इसकी पहली जिद पूरी नहीं की होती तो आज ये सब ना हुआ होता। लेकिन मुझे जरिए से इस तरह के किसी अमल की उम्मीद नहीं थी। वो बुरी है मानता हूँ, लेकिन कैसे वो मदद के साथ करेगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। इसकी बहन अपनी ही रात को कातिल हो सकती है। आदम ने इसकी बात पर अपना मोबाइल निकालकर इसके आगे किया, जिसमें सलाह ने कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग भेजी थी। शरियार को लगा वहां से उठकर जान नहीं पाएगा। वो इसका दिल किया जमीन फटे और इसमें समाजे में से मिलना चाहता हूँ। शरियार संभल कर संजीदगी से बोला, ओके चलो। आदम इसे लिए सेल में आया था जहां इसे रखा गया था। कुर्सी से बंधी हुई बिखरी बालों के साथ बैठी, आंखों में बेतहाशा नफरत लिए बैठी जरीशी थी। अपनी हरकत और अल्फाजों में ये मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद तक आजमा चुकी है। जरीश का मुंह खोलते हुए बोला। शरियार ने कोई जवाब नहीं दिया। एक कुर्सी से आगे करके जरीश के सामने बैठ गया। आदम इन दोनों को किला छोड़कर बाहर निकल गया। शरियार ने जरीश को खुद सर आंखों में झांका, जहां कोई नदामत शर्मिंदगी अफसोस कुछ नहीं था, बल्कि अब भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने का एक अज़म था। क्या चाहती हो तुम? शरियार का चेहरा सपाट था। आदम इस लड़की को छोड़कर मेरे पास आ जाए। वो लड़की आदम की बीवी है, मैं इसकी पहली बीवी हूँ। तुम इसे छोड़कर गई थी, वापस आने के लिए गई थी, किस हक से वापस आई हो? 2.5 साल जब तुम्हारी बेटी और शोहर को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे सबकी मोहब्बतें इनके मुंह पर मार कर गई थी। अब तुम्हें कोई हक नहीं बनता वापस आने का, और थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी वो भी तुम अपने हाथों से आज खत्म कर चुकी हो। शहरियार ने संजीदगी से, आदम सिर्फ मेरा है, अगर इसने अपने इस तवाइफ को नहीं छोड़ा तो मैं इसको इसकी बेटी को खत्म कर दूंगी। जरी जुबान को लगाम दो। शरियार धाड़ा था, क्यों लगाम दूं? क्या इसने इस आपको अपनी दांव के जाल में फंसा लिया? क्या वो इंतहाई बदतमीजी से बोली तो वहीं शरियार का भारी हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। काश तुम्हारी जगह मेरी माँ की कोख से इस लड़की ने जन्म दिया होता तो आज मैं सर से फकर करके बताता वो सबके आगे चल रहा होता, ताकि शर्मिंदा होकर। अरे तुमने तो अपनी ही सगी बेटी को नहीं बख्शा, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? जरीश ये सब करते हुए वो दुख और हैरानगी से बोला, तुमने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? जरीश गुस्से से चटपटाई, चीख पड़ी। चुप, एकदम चुप। तुम एक माँ ही नहीं, एक औरत के नाम पर धब्बा हो। तुम्हारी हर करतूत की खबर मुझ तक पहुंच चुकी है। मुझे शर्म आ रही है। तो मेरी बहन है, तुम्हारी वजह से मेरा बाप टेंशन लेते लेते इस दुनिया से चला गया।
और तुम आदम के निकाह में थी, ना इससे मोहब्बत की दावेदार। इसके निकाह में होते हुए तुमने कैसे और किसी से यह हराम रिश्ता बनाया? इस वक्त शहरयार के लहजे में शर्मिंदगी और हालत की हकारत के सिवा कुछ ना था अपनी बहन के लिए, जबकि जरीश को इस बात पर सख्त हो गई थी और हैरानगी से देखने लगी। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारे कई गुनाह मेरे घर तक नहीं पहुंच चुका? तुम्हारे हर गुनाह का सबूत देकर गया है, यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल से तुमने अपना अबॉर्शन करवाया वहां की एक एक स्लिप और रिपोर्ट सब मौजूद है मेरे पास। शहरयार नफरत से इसे देखकर बोला, भाई मुझे माफ कर दे, लेकिन ये सब आदम को मत बताना। इस वक्त भी इसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि हल्का से डर था आदम का। वो शायद भूल चुकी थी कि वो आदम के सामने ही मन्नत को मारने की कोशिश कर चुकी है। वो अभी भी आदम से अच्छी की उम्मीद कर रही थी। तुम यहाँ इसकी बेटी पर कातलाना हमला करने की जुर्म में बंद और इस बात का सबूत इसके पास मौजूद है। आराम से अंदर जाओगी तुम। और जिस तरह तुम्हारे अफेयर्स और इन 2.5 सालों की कारकर्दगी या अदालत यूं चुटकियों में इस केस का फैसला आदम के हक में दे देगी और तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी। और इस की तरफ से केस तुम्हारे खिलाफ मैं लड़ूंगा। शहरयार चबा चबा कर बोलते हैं, इसका सारा सुकून गारत कर गया था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी इकलौती बहन हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे यहाँ से निकालो। वो बेबसी से चिल्लाई, तुमने बहन होने का फर्ज कब निभाया? मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी तुमने। तुम चाहती हो मैं तुम्हें बचाऊं? क्यों? शहरयार गमों गुस्से से चीख पड़ा, प्लीज भाई मुझे यहाँ से निकालें, जो आप कहेंगे मैं करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे इस कैद से निकालें, आप मेरे साथ नहीं छोड़ सकते। इस तो को कैद के डर से गिड़गिड़ा रही थी। शहरयार का दिल पसीज गया, मगर इसके गुनाह इतने कम तो ना थे कि वो माफ करता। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाओगी। मन्ना तो शफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, ना इनके आसपास नहीं जाओगी तुम कभी। ठीक ठीक है, जैसा आप कहेंगे सब वैसे ही करूंगी, बस मुझे यहाँ से निकालें। वो जल्दी से बोली, कल तक बेल के पेपर्स रेडी करवाता हूँ, लेकिन आज की रात तुम्हें यहाँ गुजारनी पड़ेगी। शहरयार संजीदगी से कहकर उठ गया, नहीं मुझे अभी यहाँ से निकलना है, कुछ करें भाई। वो पीछे से रोती हुई बोली, मगर शहरयार अपने कान बंद किए वहां से निकल गया। आयत कल रात ही घर वापस आ गई थी। परी अपने घर जाते हुए इसे शाह मेंशन छोड़ गई थी, मगर यहाँ आकर इसे पता चला बलाज किसी मीटिंग की वजह से दूसरे शहर गया हुआ है, सुबह ही लौटेगा। इसने अल्लाह का शुक्र अदा कर अच्छे से अपनी नींद पूरी करके उठी और बाहर आ गई। आज इसने सबके लिए नाश्ता बनाने का सोचा था। हानिया पहले किचन में मुलाजमा के साथ नाश्ता बना रही थी। अरे तुम क्यों उठी? तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। आयत ने इसे देखकर फिक्रमंदी से कहा, नहीं भाभी मैं ठीक हूँ, फरजाद को मेरे हाथ के नाश्ते की ही आदत है, वरना वो नाश्ता के बगैर ऑफिस चले जाते हैं। हानिया ने मुस्कुरा कर जवाब दी, तुमने फरजाद भाई को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया। ये क्या बात हुई भला कि अपनी ही बीवी के हाथ का नाश्ता करना है? आयत ने मुंह बनाकर कहा। हानिया खिलखिलाकर हंसी, अच्छा एक बात तो बताओ, ये बलाज को नाश्ते में क्या पसंद है? इसने कान को जाते हुए पूछा। अच्छा बाप भी भाई को सर पर चढ़ाने का इरादा रखती हैं क्या? हानिया ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, वो पहले ही बहुत फ्री हो चुके हैं, मैं तो बस नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। इसने बात बनाई, अच्छा वैसे नाश्ता तो वो बहुत लाइट सा करते हैं, बट आलू के पराठे वो शौक से खाते हैं। हानिया ने स्केल में इजाफा किया और अपना काम करने लगी। वो भी अपना दुपट्टा कमर पर बांध के अपने कमरे में काम में चढ़ गई। दोनों ने मुलाजमा को बाहर भेजकर सबका नाश्ता रेडी किया, डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। बाहर से बिलाज की आवाज आ रही थी, वो शायद अभी लौटा था। अम्मा जान भी नाश्ते के लिए आ चुकी थी। बिलाज शाह पंजाब के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसकी पहली नजर अपनी बीवी पर पड़ी, जो घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभाते हुए नाश्ता सेट कर रही थी। बिलाज का दिल इसको देखकर एकदम मचल गया, लेकिन वह नाचार आगे बढ़ा और खंपारी गंभीर आवाज में सबको सलाम किया, अम्मा जान के साथ बैठ गया। इसको देखकर आयत की धड़कन तेज हुई, लेकिन वह नजरें झुकाई अपने काम में करने लगी। इन दोनों को नाश्ते सर्व करके वो बलाज के साथ रखी चेयर पर बैठ गई, जबकि फानिया फरजाद के साथ बैठी थी। बलाज ने पराठा उठाया तो एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा। आयत ने पुरजोश होकर इसे देखा। बलाज के मुंह का जाविया बिगड़ा। इसने बमुश्किल नवाला हलक से उतारी। किसने बनाया इतना तेज नमक? जब बनाना नहीं आता तो इसको इनको रखा क्यों है? बलाज जरा तेज आवाज में बोला। एक तो इसे भूख लगी थी, ऊपर से तेज नमक ने इसका मुंह का जायका खराब कर दिया। आयत ने इसके मुंह से तारीफ सुनने के इंतजार में थी। इसके इस तरह गुस्सा करने पर सहम गई। आंखों में तेजी से आंसू जमा होना शुरू हो गए। अम्मा जान और हानिया ने आयत को देखा। बलाज ने भी अपने साथ बैठी आयत को देखा। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आयत वहां से उठकर अपने कमरे में भागी थी। वो हैरान परेशान रह गया। भाभी ने बहुत मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया था। हानिया ने इसे देखकर अफसोस से कहा, हर चीज पर नुक्स ना निकाला करो, पहले इंसान पूछ लेता किसने बनाया, तुम तो डायरेक्ट सुनाने लग गई। अम्मा जान ने गुस्से से कहा। बलाज खुद भी शर्मिंदा हो गया। तो पहले बताते ना कि मेरी बीवी ने बनाया, बेवजह आप लोगों की वजह से मैंने गुस्सा किया। इसने एक ट्रे में अपने और आयत के लिए नाश्ता निकाला, कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तकिया आकर इसके मुंह पर लगा था। आयत ने एक और तकिया उठाकर इस पर फेंका, बर वक्त साइड पर हो गया, वरना सारा नाश्ता जमीन बोस हो जाता। इसने जल्दी से नाश्ता दरवाजे के पास रखे टेबल पर रखा और अपनी नाराज बीवी को देखा, जो गुस्से से इस पर सामान फेंकती हुई चुड़ैल लग रही थी। बिखरे बाल, आंखों से बहता काजल, जो उसकी आंखों से बहते गालों पर निशान बना गया था। अगर कोई कमजोर दिल का बंदा होता तो डर के बेहोश हो जाता। याद रखो यार, देखो वो आगे बढ़ने लगा, रुक जाए वहीं, अगर मेरे पास भी आए तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी। वो फाड़ खाने वाली अंदाज में बोली। बलाज चाह तो अपनी बीवी का ये जलाली रूप देखकर अश अश कर उठा।
जना, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी ने इतनी मोहब्बत मेरे लिए नाश्ता बनाया, इसने सफाई दी, मुझे कुछ नहीं सुना, आपने मेरे खाने की बुराई की, आपने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता, आज के बाद मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। वो गुस्से से रोते हुए मुंह मोड़ गई। बिलास ने जल्दी से इससे पीछे से बाहों के घेरे में लिया। अच्छा रोना तो बंद करो। वो इसके कान में धीरे से सरगोशी कर गया। छोड़े मुझे। आयत इसके सार में चटपटाई खुद को छुड़ाने लगी, मगर सामने भी बिलास शाह था जिसकी गिरफ्त इसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं निकल सकता था। जाना, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, वरना मैं अपनी जान के हाथ से जहर भी हंसते हंसते पी जाऊं। वो धीरे धीरे इसके कान में सरगोशी करने लगा। आयत की धड़कन तेज हुई, मगर फिर भी मुंह फुलाए खड़ी रही। बलाश ने इसे सीधा किया, उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। अब तो गुस्सा छोड़ दो, मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। आयत को उसकी शक्ल देखकर हंसी आई, मगर वो जब्त कर गई। मैं एक शर्त पर माफ करूंगी। आयत ने गर्दन अकड़ा कर कहा, मुझे मेरी जान की हर शर्त मंजूर है। बलाश इसको मानते देखकर जल्दी से कहा, आप 20 बार उठक बैठक करेंगे तब जाकर मानूंगी मैं। इसे दो टोक अंदाज में कहा, जबकि बलाश तो अपनी बीवी की शर्त पर हैरान हो गई। यार मैं कैसे कर सकता हूँ? बलाश ने परेशानी से कहा, ओके फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं। इसने खुद को छुड़ाकर जानने लगी। यार रुको तो। इसने आयत का हाथ पकड़कर रोका। कि इतना बड़ा होकर भी उठक बैठक करता अच्छा लगूंगा? क्या कुछ तो नरमी करो। वो इस वक्त बच्चों की तरह बोलता। आयत को इतना प्यारा लगा कि कोई और वक्त होता तो इसका मुंह चूम लेती। अपनी सोच पर इसने फौरन इस्तग़फ़ार कहा, नहीं बस 20 उठक बैठक फिर सुलह, वरना आप जा सकते हैं। आयत संजीदगी से बोलकर सोफे पर टांग रखकर एक अदा से बैठ गई। इसको ना मानते देखा बलाज उठा, दरवाजा अच्छे से बंद किया। कोई से ये हरकत करते देखना ले, क्या सोचेगा इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी बीवी के इशारे पर उठक बैठक कर रहा है। आयत ने इसके एहतियाती तदबीर पर अपनी उमड़ती हंसी को बमुश्किल रोक रखा था। जनाब एक बार फिर सोच लो, आखिर तुम्हारा शोर हूं, तुम थोड़ा सा रहम करो। बलाज ने इल्तिजा करती नजरों से कहा, उठक बैठक। आयत ने इसे इशारा किया। बलाज आखिरकार अपनी बीवी की शर्त पर अमल करती उठक बैठक के थर्ड स्टेप में ही था कि आयत ने अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए जैसे ही अपना चेहरा मोड़ा, सामने मिरर पर नजर आते ही अपने चेहरे पर नजर पड़ती एकदम एक जोरदार चीखने के लिए। बलाज घबरा कर इसकी तरफ बड़ा से थाम लिया। चुड़ैल चुड़ैल। आयत चीखते इसके सीने में घुसने की कोशिश करने लगी। पहले पहले तो बलाज को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे इसे बात समझ आई तो बलाज का दिल फेर कहका कमरे में गूंजा। इससे हंसते हुए आयत को सीने में भेज दिया था। इसको हंसते देखकर आयत ने डरते डरते आंखें खोली। क्यों हंस रही? इसने घबरा कर पूछा। भूख लगी है मुझे। बलाज कहकर इसके होंठों पर झुका, कतरा कतरा इसकी सांसों को पीने लगा। आयत घबरा कर इसकी शर्ट को थाम गई। बलाज के लफ्ज में सख्ती के साथ बेकरारी भी थी और हर बार इस तरह इसके करीब आता था जैसे पहली बार हो। बलाज आजादी मिलते इसने बलाज को पुकारा, जो इसकी गर्दन पर झुका अपनी मोहब्बत रकम कर रहा था, और फिर वो इसे दुनिया से बेगाना करता खुद में गुम कर गया। अकीदत के उठने से पहले ही वो जा चुका था। वो शर्मिंदगी से कितनी देर वहां बैठी रही, फिर फ्रेश होकर नीचे आ गई, जहां सारी खवातीन बैठी शफा को किसी बात पर समझा रही थी। तबीयत ठीक है बेटा? इसको आता देखकर सजदा बेगम ने पूछा। जी अम्मी मैं ठीक हूँ। भाभी को क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रो क्यों रही? इसने फिक्रमंदी से शफा को देखकर पूछा। इसके सवाल पर जैसा इसे रात हुए सानिया के बारे में सब बताती चली गई। अकीदत तो हैरान रह गई थी, कैसे कोई औरत इतनी आसानी से अपनी औलाद की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो भी मन्नत जैसी मासूम बच्ची की। जबकि शफा इन सबके बीच खामोशी से बैठी गहरी सोच में थी। इस वक्त इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फरीहा को जैसी खबर मिली वो भी आ गई थी। आलिया को भी शहरयार मन्नत का पूछने के लिए छोड़कर गया था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि इसके घर के किसी भी फर्ज से सामना कर पाता। मन्नत कैसी है? आलिया को इस बच्चे की फिक्र हुई थी। शुक्र है बेटा बिल्कुल ठीक है, वो तो इस बारे में जानती नहीं, वो तो मासूम इस वक्त गहरी नींद में थी जब जरिश ने हरकत की। अभी भी सलाड बाहर लेकर गया है। फरवा बेगम ने दुख से कहा, हम लोग बहुत शर्मिंदा आंटी, हमें बिल्कुल भी जरिश से हरकत की उम्मीद नहीं थी। शहरयार तो रात से नहीं सोए, बहुत परेशान है वो। आलिया शर्मिंदगी से बोली। शहरयार भाई को ये आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है। जरिश ने जो किया इसका अपने कारनामे और अंदर की जलन है, वो शफा के साथ साथ अपनी ही बेटी से चलती है। इसमें आप लोगों का अमल दखल नहीं, प्लीज ऐसा बोल के हमें शर्मिंदा मत करें। परी ने आलिया का हाथ थामते कहा, बाकी हमें परेशान होने के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ भी गलत होने से पहले आदम पहुंच गया। फरिया की बात पर सबने शुक्र अदा किया। आलिया की नजरें इस छोटी लड़की पर जमी हुई थी जो सबके बीच होकर भी नहीं थी, पता नहीं किन ख्यालों में थी। साइन करो इसमें। शहरयार ने संजीदगी से पेपर सरिश के सामने रखे। इस वक्त इसका चेहरा इंतहा का संजीदा था। इस वक्त मुकम्मल वकील के गेटअप में था। ये किस चीज के पेपर्स हैं? जरीश ने बेचारी से कहा, इसमें लिखा कि तुम कभी भी खानजाना मेंशन नहीं जाओगी, और अगर तुम जाती हो तो आदम तुम्हें दोबारा इस केस में अंदर कर देगा। पहले मुझे यहाँ से निकालने हैं आप। जरीश ने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए पहले इन सब पेपर्स पर साइन करने पड़ेंगे। अगर नहीं की चाहती तो कोई फोर्स नहीं करेगा। वह सब लहजे में बोलकर उठने लगा। आप मेरे भाई हैं या इसके जो हमेशा इसके हक में बोलते हैं? कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मेरा तो हक तो आप खा कर बैठी हैं। अब जैसा भाई अल्लाह किसी को ना दे। जरीश ने इंतहाई बदतमीजी इसको जाते देखकर कहा। शरियार के बढ़ते कदम के रुके आंखों में तकलीफ तड़प किया। कुछ ना था, सच कहा तुमने, वाकई में एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। अगर मैं अच्छे भाई बनकर तुम्हारी बेजा से पूरी करता नहीं करता तो आज इस हाल में ना होती। शरियार ने नम लहजे में कहा। जरीश ने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। देखो जरीश, तुम अगर इन पेपर्स पर साइन कर दो कि तो ना से तुम यहाँ से रिहा हो जो कि, बल्कि तुम्हारा सारा हिस्सा तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना, जिस जैसा तुम चाहती हो वैसी। शहरयार इसके पास बैठकर इसके हाथ थाम कर कहा। वो जैसी भी थी इसकी बहन थी, वही जानता था अपनी बहन को इस हालत में देखकर कितना तड़प रहा है। पहली प्रॉपर्टी के पेपर्स ना इसके बाद में साइन करूंगी। सरिश ने संजीदगी से कहा, मैं सब लेकर आया हूँ। शहरयार दोबारा वहां बैठ गया और एक एक पेपर्स इसके सामने रखने लगा। फिर सरिश ने कुछ नहीं सोचा, वो अपनी रहाई और दौलत के लालच में जहां जहां शहरयार बोलता गया वहां वो साइन करती गई। शहरयार ने गौर से जरीश को देखा, जिसके चेहरे पर किसी किस्म की शर्मिंदगी अब भी नहीं थी, ना ही पेपर्स पर साइन करते हुए कोई अफसोस, दुख कुछ ना था। अगर कुछ था तो वो था सुकून। अर्श ने आहत के खिलाफ सारे सबूत जमा करके से पुलिस के हवाले कर दिया था और ताई अम्मी को कुछ पैसे पकड़ाकर समरा की शादी भी खुद करवाई थी। वो भी पैसों के लालच में अर्श की हर बात मानती गई। इस बात से अनजान के अर्श आहत को पुलिस के हवाले कर चुका है। इनको लगा था हमेशा की तरह वो कहीं चला गया होगा, कुछ दिनों में लौट आएगा। सलाल कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं थी। वो सबसे पहले जाकर फ्रेश हुआ और बेचैनी से इसका इंतजार करने लगा। 2 दिन से वो घर नहीं आ पाया था और अब से इसे अपनी बीवी की शदीद याद आ रही थी। वो अभी कमरे से बाहर जाने ही लगा था कि कमरे में दाखिल होती जजा इससे डोर से टकराई। जजा ने इसे चट्टान नुमा वजूद को घूर कर देखा। सलाल इसकी घूरी की परवाह किए बगैर इसे कमर से पकड़ के अंदर लाया, दरवाजा बंद करके इसके साथ लगा दिया, बिना इसको कुछ भी समझने का मौका दिया इसकी सांसों को कैद कर गया था। जजा इस अचानक अवतार पर कंधे से इसकी शर्ट शिद्दत से भींच गई। सलार इसके होंठों को ज्यादा बख्शा से बाजू में उठा गया। जजा का इसके इरादे जानकर हल्का खुश्क हुआ था। वो तो इसे खाने के लिए बुलाने आई थी, मगर वो तो किसी और ही मूड में था। सलार प्लीज, इसने घबरा कर पुकारा, मगर उसे बेड पर लटाकर लाइट ऑफ करता नाइट बल्ब चला गया था। वो नीम अंधेरे में इसके उड़ते रंगों को बखूबी देख सकता था। तुम्हारी ये शर्म, वो हया मुझे मजीद तुम्हारा असीर कर रही है। वो इसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स छोड़ता धीरे से सरगोशी करने लगा। सलार नहीं करे, नीचे सब हमारा इंतजार करे, कोई आ जाएगा। वो हंसी होकर बोली। सलार का पास आने ही इसकी जान निकाल देता था। कहाँ वो इसकी गुर्बत का ख्वां था। वो इतने करीब था कि जजा के लिए खुलकर सांस लेना महाल हो गया था। ऊपर से इसकी नजरें इसके हथेली को पसीने से नम कर गया। सबको पता है हम मियाँ बीवी सब मसरूफ हैं, तो कोई नहीं आएगा बुलाने। सलार सो मायनी लहजे में बोलता इसकी गर्दन से दुपट्टा निकालकर जमीन पर फेंक गया। सलार की नजर इसकी ब्यूटी बॉन्ड पर पड़ी थी और फिर नजरें भटक कर थोड़ी नीचे गई। जैसा ने घबरा कर घुटनों को फोल्ड करके खुद को छुपाने की कोशिश की, मगर सलार तो कुछ और ही इरादा किए बैठा था। एक झटके से इसे खींच कर बेड पर लेटाया, उसकी गर्दन पर झुक गया। जा बचा अपने लबों से इसकी जान हल्कान करने लगा। जैसा की जान तो तब निकली जब वो गर्दन का सफर तय करता मजीद हदूर पार कर गया। जैसा ने सख्ती से इसकी गर्दन पर नाखून गाड़े थे। जैसा को लगा वो मर जाएगी। वो इसके हाथ पर रहम करता दोबारा होंठों पर झुककर इसकी सांचल जा गया। इसके मन में बहुत शिद्दत थी, मगर अभी भी इसके हटने का कोई इरादा न था। वो अपनी दबानगी इसके होंठों पर निकालकर इसे थोड़ा दूर हुआ। जैसा गहरे गहरे सांस लेकर अपनी रुकी हुई सांस बहाल करने लगे, मगर इसके सांसों के जेर बम इसके वजूद में होती हलचल ने जरार को मजीद बेखुद किया था। वो बेखुदी में झुककर इसके दिल के मुकाम पर लब रख गया। जैसा ने सख्ती से इसके बाल दबोचे थे। इसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। सलार ने इसके हाथों को अपने बालों से आजाद करके बेड से लगाए थे और आहिस्ता आहिस्ता अपने लबों से इसके वजूद के हर नक्श को छूने लगा। सलार नहीं, मैं मर जाऊंगी। इसके लम से घबराकर वो रो पड़ी थी। मेरी जान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, यकीन रखो मुझ पर। जब तक तुम्हारे वजूद से मैं खुद को महकान ना दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में सरगोशी करने लगा। इसकी खुमार आलूद सरगोशी जैसा कि जान का साथ बनी हुई थी। आज तो वो कोई और ही सलार लग रहा था। वो थोड़ा इससे दूर हुआ, अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी। इसके बाद वो जजा के हर पर्दे का दुश्मन बनता, इसके हर पत्ते को गिराता। जजा की सांसें रोक गया था। वो शर्मो हया से लबरेज आंखें सख्ती से मेज की अपनी फरार की तमाम राहें बंद देखकर वो खुद को हालात के हवाले कर गई थी। सरार की बेबाकी और शिद्दत देखकर इसे बचने की